हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। इकोनॉमिक्स में आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे में देखने वाले हैं मनी और मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज मनी। मनी से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया जो है एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ज्यादातर इकोनॉमीज में, जहां पर क्या होता है, पैसे का बोलबाला होता है, मनी का बोलबाला होता है। बट ये मनी है क्या चीज आखिर? तो मनी का मतलब है एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, वेदर अ स्टोन, गोल्ड, अ शेल। बट वो क्या चीज है जो उसको मनी बनाती है? वो होती है इट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यही है मनी, जिसके बदले में आप चीजों को, गुड्स को, सर्विसेज को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, वही हो जाएगा मनी। चाहे वो एक पत्थर का टुकड़ा क्यों ना हो, चाहे वो एक कागज का टुकड़ा क्यों ना हो, चाहे वो एक शेल क्यों ना हो, चाहे वो गोल्ड का कोई पीस क्यों ना हो, वो आपका जो है वो मनी बन सकता है, बशर्ते उसको लोग एक्सेप्ट कर ले एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बदले मान लीजिए आपको एक पेन चाहिए, तो अगर आप किसी को पत्थर का टुकड़ा देते हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बदले में आपको आपकी जरूरत की चीज दे देता है, तो वो मनी कहलाएगी। तो ये है मनी। मनी के फंक्शंस क्या है? देखिए दोस्तों, मनी के दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि मेन फंक्शन क्या है। सबसे मेन फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आपको पेन की जरूरत हुए, आप क्या करते हैं, आप 10 रुपए का नोट लेकर के गए, बुक सेलर के पास गए, स्टेशनरी शॉप पे आपने कहा एक पेन दे दीजिए। उसने आपको पेन दिया, आपने उसको 10 रुपए का नोट दिया, आपने नोट दिया, उसने एक्सेप्ट किया और बदले में आपको पेन दे दिया। तो क्या हो गया? मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उसका प्राइमरी फंक्शन ही यही है कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड प्राइमरी फंक्शन, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब आप किसी भी चीज की वैल्यू को मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कि मान लीजिए 1 केजी राइस है, तो उसकी वैल्यू क्या है? पहले बहुत दिक्कत होती थी जब मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम होता था, तो उसमें क्या होता कि 1 केजी राइस के बदले में अच्छा 1 पेयर शूज दे सकते हैं, या फिर मैं 1 केजी वीट दे दूं। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं पता चलती थी, ठीक से वैल्यू पता नहीं चलती थी कि उसके एक्चुअल वर्थ क्या है। बट मनी के आने से जो मेजरमेंट का था कि वैल्यू को कैसे मेजर किया जाए, उसकी वर्थ कैसे निकाली जाए, तो वो काम मनी ने बहुत इजी कर दिया है। कि मान लीजिए अब 1 केजी राइस की वैल्यू क्या है, रुपीज मान लीजिए 25, मनी टर्म्स में 25 रुपए का है, तो अब आप बता सकते हैं कि 10 केजी राइस की कितनी वैल्यू है, और दूसरी चीज की वीट की कितनी वैल्यू है, या एक पेयर ऑफ शूज की वैल्यू कितनी है। तो किसी भी चीज की वर्थ को मेजर करना जो है मनी ने इजी बनाया। ये इसका सेकंड प्राइमरी फंक्शन है। अब बात करते हैं उसके सेकेंडरी फंक्शंस क्या है। सेकेंडरी फंक्शन में जो सबसे फोरमोस्ट फंक्शन है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी की जो वैल्यू है वो इतनी जल्दी नहीं घटती। कि मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, उसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा घट जाएगी। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से घटेगी, कि मान लीजिए 1 लाख की के बदले उसकी वैल्यू जो है 90,000 ही रह जाए मान लीजिए। बट उसकी 90,000 की परचेजिंग पावर तो तब भी रहेगी। तो क्या हुआ कि आपने जो पैसा आज स्टोर किया था, आपने जो अपनी वर्थ स्टोर कर लिया, आपने एक तरह से अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको मेंटेन कर लिया है। 10 साल बाद भी आप उस 1 लाख रुपए को यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। वो अब 1 लाख के बदले आपको सिर्फ 90,000 रुपए का सामान ही दिला पाएगा। लेकिन वो एक बहुत अच्छा तरीका है वैल्यू को स्टोर करके रखने का। सेकेंड इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का क्या मतलब होता है? जो पैसा आपको फ्यूचर में हो, फ्यूचर में मिलेगा पेमेंट, उसका आपको अगर फ्यूचर में मिले तो वो डेफर्ड पेमेंट। और डेफर्ड पेमेंट जनरली किस उसमें लिया जाता है? हमेशा मनी टर्म्स में लिया जाता है कि
2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या 2 या 3 साल बाद आप मुझे इतना पैसा देंगे, ये आप मुझे आज प्रॉमिस कर रहे हैं किसी चीज के बदले में। जैसे बैंक आपको लोन देता है या किसी से आप बोरो करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो भी आप पेमेंट करेंगे, डेफर्ड पेमेंट करेंगे, वो किसकी टर्म्स में होता है, मनी टर्म्स में ही होता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि मान लीजिए आपको, आप चंडीगढ़ में बैठे हैं या शिमला में बैठे हैं, आपको कन्याकुमारी घूमने जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस मनी को अगर आप लेके जाएंगे तो आप अपनी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, जो परचेजिंग पावर है, उसको भी आप साथ लेकर के चल सकते हैं। और अब तो इतना इजी है कि आप कन्याकुमारी में कोई एटीएम से जो है वो पैसा निकालिए, तो वो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो मनी ने जो क्या किया है, जो वैल्यू ट्रांसफर है उसको भी इजी बनाया है। नहीं तो पहले क्या था कि मान लीजिए आपको चावल चाहिए थे, है ना, आप घूमने जा रहे हैं, आप इतनी दूर जा रहे हैं, तो आप कैसे लेके जाएंगे उस चावल को, इतनी दूर ले जाना और इतना सारा चावल ले जाना, मान लीजिए 15 डेज का आपका टूर है, तो वो बहुत मुश्किल है। बट अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, मनी है, और मनी जो है आप वहां से भी निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफर करना वैल्यू को, ये बहुत ईजी हो गया है। आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, वैल्यू ट्रांसफर करनी है, कुछ आपने कुछ उधार लिया था, कुछ भी है, तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं आज तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज अनदर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मनी की, कि मनी कितने तरीके के हो सकते हैं। आप जनरली मनी से क्या समझते हैं कि जो आपके पास करेंसी है, जो नोट्स हैं, ये जो कॉइन्स हैं, वही मनी है ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली कितने तरह के मनी हो सकते हैं। सबसे पहले आता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी कब यूज होते थे, जनरली बार्टर सिस्टम में जो है कमोडिटी मनी का यूज होता था, बार्टर सिस्टम में, या फिर अब भी आप यूज कर सकते हैं। कमोडिटी मनी का मतलब क्या है, कमोडिटी का मतलब है कि यहां पर कोई गुड या कोई ऐसा आइटम है जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बना हुआ है, लोग उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। मनी का मतलब क्या होता है, जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्टेबल हो जनरल पब्लिक में। अब यहां अगर कोई कमोडिटी या गुड, कोई आइटम जो है वो एक्सेप्टेबल है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें कुछ तो खास होगा। तो उसमें खास ये है कि उसकी खुद की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल आइटम है, इसलिए उसके बदले में आप चीजें एक्सचेंज कर पा रहे हो। उसकी अपनी इंट्रिंसिक अंदर की कुछ वैल्यू है, उसके पास खुद की कुछ वैल्यू है, जैसे कि गोल्ड। तो गोल्ड कॉइन्स के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स की अपनी खुद की एक वैल्यू है, उनकी वर्थ है, उनकी इंपॉर्टेंस है ना। तो गोल्ड कॉइन के बदले में आपको कोई भी जो है कोई चीज आप एक्सचेंज कर पाओगे। ये जो मनी होता है इसको कहते हैं कमोडिटी मनी, जिसमें जो भी कमोडिटी आप एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज कर रहे हो उसकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सेकंड टाइप क्या है, फिएट मनी। ये कौन सा मनी है, कौन सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसमें कोई भी हो सकता है। जैसे आपके जो करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सब क्या है, ये फिएट मनी है। फिएट का मतलब क्या होता है, फिएट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। तो आप इन नोट्स को या कॉइन्स को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दे रखा है, गवर्नमेंट ने इनको एक लीगल बैकिंग दी है, जिसको हम कहते हैं लीगल टेंडर। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये जो कागज का टुकड़ा, जो 500 का नोट या 2000 का नोट आपके हाथ में है, ये एक लीगल टेंडर है। इसको हर सिटीजन को इंडिया का इसको एक्सेप्ट करेगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिएट मनी हुआ। फिएट मनी की वैल्यू कहां से आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है गवर्नमेंट ऑर्डर से। गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर है कि दिस इज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब कि जो नोट बनाया है हमने, ये एक लीगल टेंडर है, इसके पीछे एक लीगल बैकिंग है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूज होगा और सबको इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये क्या हुआ, फिएट मनी, जिसको कि आप जानते हैं जो आपके पास नोट्स या कॉइन्स है।
थर्ड टाइप का क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है? फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्ट। ठीक है, तो फिड्यूशियरी मनी क्या हो गया? वो कोई भी चीज जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज कर रहे हो। क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि जो भी पब्लिक है उसका ट्रस्ट है उस चीज के ऊपर। जैसे अगर आप बात करें आज क्रिप्टो करेंसी की, तो लोग क्रिप्टो करेंसी को भी एक जो है मनी के तौर पर यूज कर रहे हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि जनरल पब्लिक का भरोसा है, एक ट्रस्ट है कि हां इसके बदले में हम जो है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बट याद रहे, फिड्यूशियरी मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर, इट इज नॉट अ फिएट मनी। गवर्नमेंट की कोई उसके ऊपर बैकिंग नहीं है, बट पब्लिक को ट्रस्ट है, इसलिए आप उसको मनी के तौर पर यूज कर पा रहे हो। उसमें कल के दिन को आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है या कल के दिन को उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, जो भी चीज आपने एक्सचेंज करी है, तो इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये आपका ट्रस्ट था उस चीज के ऊपर जो आप एक्सचेंज कर रहे थे। इस तरह के मनी को कहेंगे फिड्यूशियरी मनी। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी क्या होता है कि मान लीजिए आपको बाइक खरीदनी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने क्या किया? आपने बैंक से लोन लिया। तो ये लोन के जरिए जो पैसा आपके अकाउंट में आया वो क्या हुआ? उसको कहते हैं हम कमर्शियल बैंक मनी। ये मनी किसने क्रिएट किया है? लोन देकर के बैंक ने क्रिएट किया है, इसलिए इसको कमर्शियल बैंक मनी कहते हैं। और ये पैसा आपको बैंक को वापस करना पड़ता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मनी। अब हम बात करेंगे मॉनेटरी एग्रीगेट्स की। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। बट ये मनी सप्लाई होती क्या है? इसको आप कैसे मेजर करेंगे कि मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी में? तो मनी सप्लाई को मेजर करने के तरीके को ही कहते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं। जो सबसे बेसिक होता है उसको कहते हैं हम एम नॉट। एम नॉट को ही कहा जाता है मॉनेटरी बेस या फिर रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी और प्राइमरी मनी। ये नाम जो है आपको याद होने चाहिए। एम नॉट का मतलब क्या हो गया? मॉनेटरी बेस, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी या फिर प्राइमरी मनी। एम नॉट में क्या इंक्लूड होगा? जब आप बात करेंगे मनी सप्लाई इज एम नॉट, तो कोई अगर एम नॉट कह रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसमें क्या इंक्लूडेड होगा? उसमें आपके जो कॉइन्स हैं, जो करेंसी नोट्स हैं, प्लस, तो एम नॉट क्या हो गया? जो भी आपके कॉइन्स है, प्लस जो भी आपकी करेंसी है, प्लस जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक्स के पास, प्लस अदर लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय आरबीआई। तो ये क्या हो गया? ये आपका एम नॉट हो गया। इस मनी सप्लाई को जब आप मेजर करेंगे एम नॉट के जरिए, तो उसमें क्या आएंगे? करेंसी नोट्स आएंगे, कॉइन्स आएंगे, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स के पास है, प्लस अदर लिक्विड एसेट जो आरबीआई के पास पड़े हुए हैं, वो एम नॉट में आएंगे। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो ये क्या होता है? जो आप अपनी डिमांड पे बैंक से वापस ले सकते हैं, उनको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। एक दूसरी तरह के डिपॉजिट होते हैं जैसे कि टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब जैसे आपकी एफडी होती है कि आप 3 साल 5 साल बाद ही उस पैसे को बैंक से वापस ले सकते हैं, तो उनको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। तो ये हो गया एम नॉट। दूसरा जो मॉनेटरी एग्रीगेट है वो है M1। तो M1 क्या है? M1 इज द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल एसेट जो है M1 में आता है, इसीलिए इसको नैरो मनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप बहुत कम चीजें रखते हो। और कौन सी इसमें आप करेंसी रखोगे या फिर मनी रखोगे? इसमें वही मनी रखोगे जो कि मोस्ट लिक्विड है, जिनको बहुत जल्दी से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा सकता है। तो M1 में क्या आएगा? जो भी करेंसी है, करेंसी नोट्स है, कॉइन्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऑल दी करेंसी नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स जो कि कमर्शियल बैंक्स के पास आपने रखे हुए हैं, सेविंग में भी और करंट में भी, प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स केप्ट विद आरबीआई, प्लस अदर डिपॉजिट जो भी बैंक्स अपना पैसा आरबीआई में भी रखते हैं, तो वो डिपॉजिट भी आएंगे, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स के पास खुद के पास पड़े हुए हैं पब्लिक के,
और करेंसी नोट्स जो कि पब्लिक के पास ऑलरेडी हैं। तो ये हो गया M1। ठीक है, अब बात करेंगे M2 और M3 की। तो M2 की जब बात करेंगे तो M2 में क्या होगा कि M1 प्लस अगर आप इसमें पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे तो ये आपको M2 मिल जाएगा। और M3 क्या होगा? M3 होगा जब आप M1 में आप टाइम डिपॉजिट ऐड कर देंगे जो बैंक्स के पास है। टाइम डिपॉजिट मैंने अभी बताया था, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे फिक्स डिपॉजिट जो आपके बैंक्स के पास होते हैं, एफडी जो होती है ना। तो टाइम डिपॉजिट को अगर आप M1 में ऐड कर देंगे तो ये M3 बन जाएगा। और ये M3 को ही कहा जाता है ब्रॉड मनी। ठीक है, और M3 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेजर है मनी सप्लाई का। M3 को क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी। नैरो मनी इज M1, प्राइमरी मनी या फिर हाई पावर्ड मनी इज M0। अब बात करें M4 की, तो M4 क्या होगा? जब आप M3 में सेविंग डिपॉजिट्स जो है पोस्ट ऑफिस के, अगर आप उनको भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका M4। ये जो M1, M2 और M3 हैं इनको क्या कहा जाता है? फोर्टनाइट मनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर 14 दिन में जो है इनको मेजर किया जाता है। तो M1, M2, M3 इनको फोर्टनाइटली मनी कहते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर मेजर है इंडिया में वो है M1 और M3। इनके जरिए ही मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है, उसके हिसाब से फिर आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल किया जाता है। अब प्रीलिम्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी हाई पावर्ड मनी। ये 2013 का पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 1. इट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। Second, it consists of currency notes and coins in circulation with the public and vault cash of commercial banks and deposit held by the government of India and commercial banks with RBI. Third, the deposits are not refundable by RBI on demand from deposit holders. हाई पावर्ड मनी के बारे में यहां ये बात कर रहा है। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या हो गया? आपका M0। तो M0 इज मॉनेटरी बेस यानी कि टोटल लायबिलिटी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। करेंसी नोट्स कॉइन्स बिल्कुल ये भी आते हैं M0 में, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास वो भी आएंगे, प्लस अदर लिक्विड एसेट जो भी आरबीआई के पास है वो भी इसमें आएंगे। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। द डिपॉजिट्स आर नॉट रिफंडेबल। भाई डिमांड डिपॉजिट जो भी बैंक्स के पास हैं वो तो बिल्कुल रिफंडेबल हैं। जब भी पब्लिक डिमांड करेगी वापस देना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ए ओनली 1, बी 1 एंड 2, सी 2 एंड 3 या डी ओनली 3। तो अब 1 एंड 2 करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। मेंस में किस तरह का क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से आ सकता है? देखिए अब क्या चल रहा है कि वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, तो इनके ऊपर जो है सवाल आ सकता है। ये नए टाइप के मनी है। While virtual currencies offer many opportunities, they also pose some serious threats. Comment. तो इस तरह के सवाल आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको अब मनी और मॉनेटरी एग्रीगेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।